previous two lectures, we have talked about social stratification, and in the other lecture, we have talked about the structural functionalist perspective on social stratification. So, in this lecture today, we are talking about conflict perspective on social stratification. So, let us understand first what does conflict perspective on social stratification means. See, this conflict perspective sees social stratification as a system where powerful groups exploit and dominate others, creating inequality. Okay, so it is a system basically where the powerful groups they exploit and dominate others, creating inequality. तो आज के सिनारियो में भी ये बहुत हमें देखने को मिलता है कि जो भी पावरफुल इंसान है, जो भी पावरफुल इंस्टीट्यूशन है या कोई भी पावरफुल कंट्री है, वो डोमिनेट करती है और एक्सप्लॉइट करती है जो लेस पावरफुल लोग हैं उनको, या लेस पावरफुल लोग या हो गया या फिर लेस पावरफुल कंट्री हो गई, तो उसे एक्सप्लॉइट करती हैं. ठीक है. और आपने देखा होगा कि जैसे भी एग्जाम्पल हमारे सामने है कि यूएसए हमारे पास एक कंट्री है जो अपना एक कहते हैं ना टॉप पे रहने के लिए, अपने आप को सुपर पावर बताने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है. लाइक रिसेंटली उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मडूरो को कैप्चर किया था. ठीक है. और वहाँ पे ऑयल रिजर्व्स हैं और उन पे ड्रग का आई थिंक एक वो लगा दिया है, लेकिन वहाँ का उनका इंटरेस्ट क्या था? ऑयल. ठीक है. और अपना एक तरीके से अगेन अपनी हेजेमनी दिखाने के लिए. देन कम्स ईरान. ठीक है. वहाँ के सुप्रीम लीडर को उन्होंने मार डाला है. तो अगेन ये भी एक हेजेमनी ही दिखा रही है कि हम वहाँ अपनी हेजेमनी दिखा के कि हम वहाँ रेजिम चेंज करेंगे. तो अगेन दिस इज द पावरफुल कंट्री यूएसए विच इज शोइंग इट्स डोमिनेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो अपने आप को टॉप पे रखने के लिए ये ऐसा करते हैं जिससे इनइक्वालिटी जो है सिस्टम में बिल्ड हो जाती है. एंड यूएसए को कोई चैलेंज नहीं करेगा बिकॉज पीपल वुड कंसिडर यूएसए इज समवन जो हम सबको बचाएगा. लोगों ने मान लिया है. तो उस तरीके से इनइक्वालिटी जो है सिस्टम में कहीं ना कहीं बिल्ड हो गई है. ठीक है. सो हमारे जो मेजर थिंकर्स हैं वो कौन कौन हैं? कार्ल मार्क्स है, गरहर्ड लेंस्की, राल्फ डैरेंडॉर्फ, सी राइट मिल्स. ठीक है. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट कार्ल मार्क्स फर्स्ट. व्हाट इज his perspectives talks about. Now Marx argue that stratification arises from ownership of the means of production. जो मार्क्स है उसका मानना है कि जो स्ट्रैटिफिकेशन है ये अराइज होती है जो ओन करता है प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को जो भी ओन करता है वहाँ से स्ट्रैटिफिकेशन अराइज होती है. उसने दो क्लासेस की बात की है, बुर्जुआस और प्रोलेटेरिएट. बुर्जुआस अगेन जो ओन करते हैं, प्रोलेटेरिएट जो उनके लिए काम करते हैं. की आइडिया क्या है? स्ट्रैटिफिकेशन एग्जिस्ट करती है रूलिंग क्लास की वजह से. स्ट्रैटिफिकेशन एग्जिस्ट क्यों कर रही है? ऑन द फर्स्ट हैंड मार्क्स का ये कहना है कि स्ट्रैटिफिकेशन एग्जिस्ट क्यों कर रही है क्योंकि जो रूलिंग क्लास है या जो एलीट क्लास है वो एक्सप्लॉइट कर रही हैं लेबर को और एक्यूमुलेट कर रहे हैं सरप्लस वैल्यू को. तो सरप्लस वैल्यू को भी वो इकट्ठा कर रही हैं और जो लेबर है उनको एक्सप्लॉइट कर रही हैं. और इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है? क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल चेंज. Then comes Gerhard Lenski. इनका क्या पर्सपेक्टिव है? लेट अस सी. He has developed a new conflict approach. इन्होंने एक न्यू कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच को डेवलप किया है और उनका की आइडिया क्या था कि स्ट्रैटिफिकेशन अकर करती है बिकॉज पावरफुल ग्रुप्स कंट्रोल सरप्लस रिसोर्सेज. क्योंकि पावरफुल ग्रुप्स जो हैं वो सरप्लस रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं. ठीक है. कोई भी पावरफुल ग्रुप है वो सरप्लस रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है जिसकी वजह से हमें स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलती है. लेंस्की का कहना था कि हर एक सोसाइटी, वेट अ सेकेंड, लेंस्की का मानना है कि हर सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी हो, उसमें सरप्लस वैल्यू एग्जिस्ट करती है और जो पावर को कंट्रोल करता है, जिसके पास भी पावर है वो डिसाइड करती है कि ये सरप्लस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा. ठीक है. और उसमें से हमेशा जो एलीट्स हैं वो लार्जर शेयर ऑफ रिसोर्सेज को ले जाते हैं, देयरफॉर प्रोड्यूसिंग इनइक्वालिटी. ठीक है. स्ट्रैटिफिकेशन सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ डोमिनेंट ग्रुप्स. देखो जो स्ट्रैटिफिकेशन है ना, ये किसी भी रूप से जो आम इंसान है, जो जनरल पब्लिक है या फिर हम कॉमनर पीपल, सिविलियंस, उनके बेनिफिट के लिए कभी भी काम नहीं करती है. इट ऑलवेज सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ डोमिनेंट ग्रुप्स, नॉट सोसाइटी एज अ होल. ठीक है.
उसके बाद आते हैं रैल्फ डारेंडॉर्फ, ही एम्फसाइज्ड अथॉरिटी रिलेशंस। अब रैल्फ डारेंडॉर्फ ने ना अथॉरिटी रिलेशंस पे बात की है कि जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड है डोमिनेंट ग्रुप्स और सबऑर्डिनेट ग्रुप्स। डोमिनेंट ग्रुप्स जो डोमिनेट कर रहे हैं, अथॉरिटी को होल्ड कर रहे हैं, दोज आर द डोमिनेंट ग्रुप्स, और जो उनके अंडर काम कर रहे हैं दोज आर द सबऑर्डिनेट ग्रुप्स। कॉन्फ्लिक्ट अराइज करता है हमेशा इन दो ग्रुप्स के बीच में, ऑब्वियस सी बात है। एक आम जनता होती है और ऊपर से कुछ लोग होते हैं, 4-5 लोग होते हैं जो पूरे एक तरीके से ना उसको चला रहे होते हैं, इकोनॉमी को चला रहे होते हैं, और वो उनके बीच में हमेशा एक टसल रहती है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है, एंड इट लीड्स टू सोशल चेंज। ठीक है, अनलाइक मार्क्स, डैरेंडॉर्फ सेड कॉन्फ्लिक्ट अकर्स इन मेनी इंस्टीट्यूशंस। देखो डैरेंडॉर्फ मार्क्स की तरह नहीं सोचता था, उसका मानना था कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में होता है, सिर्फ इकोनॉमिक एंगल से नहीं होता है। यानी कि मार्क्स ने सिर्फ इकोनॉमिक एंगल को, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को फोकस किया है, बट डैरेंडॉर्फ का मानना था कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में हो सकता है। देन कम सी राइट मिल्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर। सी राइट मिल्स ने पावर एलीट का आइडिया दिया है। ही हैज़ डेवलप्ड द आइडिया ऑफ पावर एलीट। नाउ व्हाट इज दिस पावर एलीट टॉक्स अबाउट? अ स्मॉल ग्रुप कंट्रोलिंग, एक छोटा सा ग्रुप है, वही पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर रहा है, वही मिलिट्री लीडरशिप्स को कंट्रोल कर रहा है, मेजर कॉरपोरेशंस को कंट्रोल कर रहा है, एंड दीज एलिट्स, यही एलिट्स जो है मोनोपोलाइज करते हैं पावर, वेल्थ, प्रेस्टीज, रीइंफोर्सिंग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। और आपने भी देखा होगा, कोई पावरफुल कंट्री है, कोई पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, या कोई पावरफुल पीपल हैं, हमारी कंट्री में देख लो या किसी और कंट्री में देख लो, या कोई कंट्री को ही देख लो, जो भी एलीट लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, इनके पास पावर भी है, वेल्थ भी है, प्रेस्टीज भी है, स्टेटस भी है, और यही जो लोग हैं कहीं ना कहीं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को रीइंफोर्स करते हैं। ठीक है, वो हमें पता नहीं चल रहा है, हम आंख बंद करके बैठे हैं, जो हो रहा है उसे होने दे रहे हैं, बट वी हैव टू वेक अप आवर सोल्स कि क्या हो रहा है। अमीर जो है वो कहीं ना, लोगों ने ना रिलीजन या बाकी चीज़ों पे डाइवर्ट कर लिए इशू, बट अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, इट हैज़ ऑलवेज बीन एन इशू ऑफ रिच एंड पुअर की ही लड़ाई है। लेकिन लोग इस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि पुअर जो है इनइक्वालिटी बहुत फेस करता है, मिडिल क्लास हो, नॉर्मल थोड़ा सा मतलब अच्छा खासा भी अगर उसके पास थोड़ा पैसा है, नौकरी का, गवर्नमेंट जॉब का, अगेन ही इज़ फेसिंग इनइक्वालिटीज़ इन द सिस्टम। और जो रिच है, इन्होंने मोनोपोलाइज किया हुआ है पूरा सिस्टम। ठीक है, की फीचर्स क्या हैं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के? स्ट्रैटिफिकेशन बेनिफिट करते हैं डोमिनेंट ग्रुप्स को। इनइक्वालिटी कैसे रिजल्ट करती है? रिजल्ट्स फ्रॉम पावर एंड रिसोर्स कंट्रोल। ठीक है, इनइक्वालिटी कैसे हमें देखने को मिलती है? पावर और रिसोर्स कंट्रोल की वजह से, क्योंकि कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जो उन पावर को, उस रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहे हैं। जो रिसोर्सेज इन पुअर के भी होने चाहिए वो रिच पीपल ही ओन कर रहे हैं, उन्हीं के पास सारे प्लांट्स हैं, उन्हीं के पास सारी फैक्ट्रीज हैं, वही बेनिफिट कर रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, एंड द पुअर पर्सन इज सफरिंग। And stratification produces conflict and instability. Obviously, when there would be a stratification, there would be the division in the system, division between the people. There definitely it is going to produce conflict and instability. Social change emerges from struggles between groups. और social change कैसे emerge करता है groups के बीच में. So here we completed our conflict perspective. ठीक है, अच्छा इसका criticism भी देख लेते हैं हम, क्या criticism है. ठीक है, क्रिटिसिज्म देखो ये है कि इन्होंने ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर एम्फेसिस डाला है, ओवर एम्फेसाइजेस कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो ये एक क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिला इसका। और इन्होंने ना अंडर एस्टिमेट किया है सोशल कॉपरेशन को, यानी कि इन्होंने कहीं पर भी बात ही नहीं की है सोशल कॉपरेशन की, लड़ाई जंग, और जो एस्टिमेट्स सोशल कॉपरेशन एंड कंसेंसस, लोगों की एकजुटता को, लोगों के कंसेंसस को, कॉपरेशन को इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है। ठीक है, और क्या होता है कि नॉट ऑल इनइक्वालिटीज़, बहुत सारे इनइक्वालिटीज़ हैं, ज़रूरी नहीं है वो पैसों से हो या इकोनॉमिक डोमिनेशन की वजह से हो, बहुत सारे इनइक्वालिटीज़ बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती है। फॉर एग्जांपल कास्ट, तो कास्ट अगर इनइक्वालिटी कोई कास्ट की वजह से फेस कर रहा है तो हम नहीं कह सकते ना कि ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की वजह से है। सो नॉट ऑल इनइक्वालिटीज अराइज प्योरली फ्रॉम इकोनॉमिक डोमिनेशन। ठीक है, और कंक्लूजन अगर हम देखें इसका तो आप ये लिख सकते हो, इफ वी टॉक अबाउट द कंक्लूजन,
आप ये लिख सकते हो कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है इसको किस तरीके से व्यू किया गया है. दी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हैज़ बीन व्यूड, या फिर द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव व्यूज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एज अ सिस्टम, एक सिस्टम की तरह इसे देखा है, that preserves the dominant, that preserves the dominant groups. सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को एक सिस्टम की तरह देखा गया है जो प्रिजर्व कहीं ना कहीं करता है द पावर, प्रिजर्व्स द पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ डोमिनेंट ग्रुप्स. ठीक है, so that's all for today. We have completed our conflict perspective. In the next lecture, we will try to complete Karl Marx theory of stratification and then Max Weber theory of stratification. That's all for today. Thank you.